गरीब जाहिल जेठानी। सुबह सुबह आकृति ऑफिस के लिए रेडी हो रही थी तो वहीं उसकी जेठानी ममता उसके लिए नाश्ता और लंच बना रही थी। आकृति रेडी होकर नीचे जाती है। ममता उसको नाश्ता देती है। आकृति और उसकी सास विमला, पति अर्जुन, जेठ मनोज भी साथ में बैठकर नाश्ता करने के लिए बैठे थे। सभी लोग खा रहे थे। तभी आकृति अपनी जेठानी पर चिल्लाते हुए बोलती है, दीदी, आप इतने सालों से घर में काम कर रही हो, लेकिन आपको अभी तक ठीक से खाना बनाना नहीं आया। इतना ज्यादा घी कौन डालता है पराठे में? क्या हुआ, आज के पराठे तुम्हें पसंद नहीं आए क्या? 2 दिन से मैं अपनी फिटनेस को लेकर ना काफी ज्यादा सीरियस हूँ, और एक आप हो कि मुझे घी वाले पराठे खिला रही हो। आपको नहीं पता क्या फिट रहने के लिए ये सारी चीजें अवॉइड करनी पड़ती है? अरे तू बड़े चाव से तो आलू के पराठे खाती थी, अब जब बेचारी तुझे आलू के पराठे बना कर दे रही है, तुझे बड़ी दिक्कत हो रही है। पहले तो तू मना नहीं करती थी, अब अचानक से तुझे फिटनेस की चिंता होने लगी। अरे तू सारी चीज अपनी बड़ी बहू पर डाल देती है, ये कहाँ का न्याय है आकृति बहू? माँ जी, आप तो बस अपनी इस जाहिल बहू की गुणगान करती रहती हो। अरे मुझे बाहर आना जाना पड़ता है, सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है, जान निकल जाती है मेरी, लेकिन फिर भी आपको मेरी कोई कदर नहीं है। बस आपको सिर्फ ये झाड़ू पोछा करने वाली जाहिल ही दिखती है। उसके मुंह से ऐसे तीखे शब्द सुनकर उसकी सास बोलती है, शर्म आनी चाहिए आकृति बहू तुझे। बड़ी बहू तुझे तेरा सारा काम करके देती है, उसके बावजूद तू उसे जाहिल कहती है। अरे उसे भी तो बुरा लगता होगा ना। एक काम करो, आप लोग नाश्ता करो, मैं चली ऑफिस, मेरा टाइम हो रहा है। फालतू की बकवास करने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। नाश्ता और लंच दोनों बाहर में कर लूंगी। अरे नहीं आकृति, मैंने तुम्हारा लंच पैक कर दिया है, तुम लंच लेकर जाओ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मेरा पेट पूरा भर चुका है। आकृति गुस्से में ऑफिस चली जाती है। थोड़ी देर बाद सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। बेचारी ममता अकेले ही घर का सारा काम पूरी जिम्मेदारी के साथ संभाला करती थी। ऐसे ही रात को सभी लोग खाना खाकर सोने जा रहे थे। तभी आकृति के सर में बहुत दर्द होने लगता है। उसकी बिगड़ती तबीयत को देखते हुए ममता तेल लेकर उसके पास आती है और कहती है। तभी ममता तेल की शीशी आगे करती है और उसके बालों में तेल लगाने जाती है। तभी आकृति गुस्से में तेल की शीशी को ममता के हाथ से नीचे गिरा देती है और कहती है, अरे दीदी, आपको कितना समझाना पड़ेगा? आजकल के टाइम में इतनी बेवकूफी वाली हरकतें करती रहती हो। मेरे सर में दर्द हो रहा है, तेल लगाने का क्या मतलब बनता है? गंवार की गंवार रहोगी, जाहिल औरत। कितना भी मना कर दो कि मेरे आगे पीछे घूमने की जरूरत नहीं है, मैं अपना काम खुद भी कर सकती हूँ, इस घर को संभाल भी सकती हूँ, ऑफिस का काम भी कर सकती हूँ, सब कर सकती हूँ, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। अरे आकृति, तुम्हारे सर में दर्द हो रहा था तो मैंने सोचा ना तुम्हें तेल की चम्पी कर दूं, शायद तुम्हारा सर दर्द ठीक हो जाएगा। ओह गॉड, पता नहीं कब इस गंवार और जाहिल से मेरा पीछे छूटेगा। हर वक्त मेरे काम में टांग अड़ाने की कोशिश करती रहती है। कितनी बार इसे समझा दिया कि अपने काम से काम मतलब रखो, जो काम करना नहीं आता उस काम को करने के लिए पीछे ना पड़े तो ज्यादा बेहतर होगा। आकृति की आवाज सुनकर सास वहाँ आती है। सारी बातें सुनने के बाद सास बोलती है, आकृति, तुझे जरा भी शर्म नहीं आती क्या? एक तो ममता तेरा हर काम करती है, तेरी इतनी मदद करती है, उसके बावजूद तू उसके साथ ऐसा व्यवहार करती है। अरे इतना बुरा व्यवहार तो इंसान घर के जानवरों के साथ भी नहीं करता, जितना तू अपनी जेठानी के साथ करती है। अगर वे कम पढ़ी लिखी है तो उसमें इसकी क्या गलती है, लेकिन तेरे से लाख गुना अच्छी इंसान तो है। तो सासू माँ, आपको और इस गंवार को वे इंसानियत मुबारक हो। आपको पसंद है, मुझे नहीं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये मेरे थोड़े बहुत काम करके क्या दिखाना चाहती है कि इसकी वजह से मैं ऑफिस आ रही हूँ, इसकी वजह से मैं अपना काम कर पा रही हूँ? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, मैं घर और बाहर दोनों काम कर सकती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुझे किसी की जरूरत नहीं है। बेचारी ममता रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद सास के कहने पर ममता अपने मायके चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ आकृति जैसे ही ऑफिस से घर आती है, तभी उसकी सास आकृति से बोलती है, आकृति बेटा, अब तो तू ऑफिस से आ गई है, मैंने सब्जी काट रखी है, तो जाकर खाना बना ले शाम का, क्योंकि अब तो ममता यहाँ नहीं है, वे अपने मायके गई है। तो मैंने सोचा जब किसी को उसकी जरूरत ही नहीं है तो इससे अच्छा उसको अपने मायके ही भेज दूं। घर और बाहर दोनों को काम तो तू कर सकती है ना। आकृति को मजबूरी में थकी हारी किचन में खाना बनाने लगती है और सभी घर वालों को खाना खिलाकर फिर उसके बाद किचन साफ करके करीबन रात के 12 बजे सोने के लिए जाती है और फिर सुबह 5 बजे उठती है और अपने लिए और बाकी सबके लिए खाना बनाना शुरू कर देती है।
आकृति को बहुत नींद आ रही थी क्योंकि वो बहुत थक चुकी थी। बेचारी किचन में खाना बनाते हुए खुद से बोलती है, हे भगवान, मैं तो 2 ही दिन में थक गई। मेरी ही गलती है। मैंने जोश जोश में आकर इतना बोल दिया था कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है। सच बोलूं तो ममता रहती थी तो मुझे बहुत सपोर्ट मिलता था। कम से कम मुझे बस ऑफिस का ही तो काम करना पड़ता था। उसके बाद तो मुझे ऑफिस और घर दोनों को संभालना पड़ रहा है, और सबकी छोटी मोटी जरूरत भी। वे भी ध्यान रखो, वो भी ध्यान रखो। हे भगवान। तभी सास आवाज लगाते हुए बोलती है, अरे आकृति बहू, खाना नहीं बना क्या? अरे अब तक तो ममता बहू ने परोस दिया होता। तू क्या ही कर रही है? खाना ही बनाती रह जाएगी क्या? ऑफिस कब जाएगी? मैं तेरी मदद कर देती, लेकिन क्या करूं, अभी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है कि घर का काम करूं। आकृति को काम करते करते काफी समय हो जाता है और बेचारे ऑफिस नहीं जा पाती है। वो उदास मन से अपने कमरे में बैठी हुई थी। तभी वहाँ उसकी सास आती है और उसे समझाते हुए कहती है, मैं समझ रही हूँ कि तू परेशान क्यों है, क्योंकि तुझसे घर और ऑफिस दोनों का काम संभल नहीं रहा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तू कोई काम नहीं करती। मैं बस इतना कह रही हूँ कि अगर तू ऑफिस का काम कर रही है ना, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान ममता का ही है, क्योंकि ममता तेरे कपड़े से लेकर, तेरे खाने से लेकर, तेरी ऑफिस की फाइल से लेकर हर चीज संभाल कर रखती है। उसके बावजूद उसे बदल में तुझसे कुछ नहीं चाहिए, सिवाय 2 मीठे बोल के। अगर तू ऑफिस से आकर उससे 2 प्यार से बातें कर लेगी तो कुछ चला नहीं जाएगा। उल्टा वे खुश होगी कि मेरी देवरानी मुझसे इतनी प्यारी बातें करती है, बहन की तरह मानती है। माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सब मेरी गलती है। मैं आज खुद ममता दीदी को यहाँ बुला लूंगी और उनसे माफी मांग लूंगी। अगले दिन आकृति खुद ममता को लेने के लिए उसके घर जाती है और उससे माफी मांगती है। सपना का ससुराल में पहला दिन था। सपना और अजीत की लव मैरिज हुई थी। अजीत परिवार के खिलाफ जाकर सपना से शादी कर लेता है और उसे अपने घर में ले आता है। सपना के ससुराल वाले सपना को बिल्कुल भी नहीं पसंद करते थे, क्योंकि सपना एक गरीब घर की लड़की थी। सपना और अजीत दरवाजे पर खड़े थे। सपना की सास मेनका आरती की थाल लेकर दोनों का स्वागत करती है। जैसे ही सपना घर में अपना पहला कदम रखती है, तभी मेनका सपना से बोलती है, आराम फरमाने या फिर कमरे में जाने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। चुपचाप रसोई में चल, बहुत सारे झूठे बर्तन पड़े हैं, उसे धोने भी तो हैं। रिश्तेदारों को समय से खाना बनाकर खिलाना है। जल्दी से वे बर्तन धोकर खाना बनाना शुरू कर दे। बेचारी सपना को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ससुराल में उसका इस तरह से स्वागत होगा। वे बिना कुछ कहे रसोई घर में जाती है, जहां बहुत ही ज्यादा बर्तन रखे हुए थे। बर्तन देखकर सपना के होश उड़ जाते हैं और वे मन ही मन कहती है, हे भगवान, इतने सारे बर्तन मैं अकेले कैसे धोऊंगी? मुझे तो 2 घंटे लग जाएंगे। उसके बाद मुझे खाना भी तो बनाना है। क्या करूं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बेचारी सपना अकेले ही वे सारे झूठे बर्तन धोना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद सपना की सास रसोई घर में आती है, जहां वे सपना को और बर्तन देते हुए कहती है, अरे ओ महारानी, तुझे क्या लगा था बस इतने से ही बर्तन हैं? अभी और भी बर्तन पड़े हैं। सारे बर्तन जल्दी से धो ले, और तुझे सभी रिश्तेदारों के लिए अकेले ही खाना बनाना है। इस घर में कोई भी तेरी मदद नहीं करेगा। बहुत शौक है ना तुझे लव मैरिज करने का और अमीर लड़कों को फंसाने का। तो अमीर लड़के फंसाने का और शादी करने का यही नतीजा होता है तुम जैसी गरीब लड़कियों के साथ। माँ जी, मैंने अजीत को नहीं फंसाया है, बल्कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम दोनों को एक साथ रहना था, इसलिए हम दोनों ने शादी कर ली। और सच बताऊं माँ जी, मैं तो आप लोगों को अपना परिवार का हिस्सा मानती हूँ, इसलिए भगवान के लिए मुझे आप लोग अपना लो। तेरी इतनी औकात कि तू हमसे इस तरह से बात करेगी? तू एक नौकरानी की तरह है और इस घर में नौकरानी की तरह ही रह। सपना बिना कुछ कहे सारे बर्तन धो देती है। थोड़ी देर बाद बेचारी बिना आराम किए अकेले ही सभी रिश्तेदारों के लिए खाना बनाने लग जाती है। खाना बनाने के बाद सभी रिश्तेदार खाना खा लेते हैं। बर्तन फिर से गंदे हो जाते हैं। बेचारी फिर से अकेले सारे झूठे बर्तन धोने लगती है। तभी अजीत वहाँ जाता है और सपना से कहता है, अरे सपना,
आखिर कब तक काम करती रहोगी? कुछ खा लो, जब से आई हो तब से तुमने कुछ भी नहीं खाया है। अब क्या करूं, इतना सारा काम पड़ा हुआ है। दूसरी बार बर्तन धो रही हूँ, लेकिन अब यहाँ मैं किसी को कुछ भी नहीं बोल सकती, क्योंकि आज मेरे ससुराल में पहला दिन है और मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरे साथ इतना सब कुछ होगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हें तकलीफ हो रही है, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, थोड़ा तो झेलना ही पड़ेगा। इतना बोलकर अजीत सपना के साथ बर्तन धुलवाने लगता है। दोनों पति पत्नी जल्दी जल्दी बर्तन धोकर अपने कमरे में चले जाते हैं, जहां अजीत सपना के लिए खाना लाता है और खुद उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है। ऐसे ही समय बीत जाता है। एक दिन अजीत और उसकी माँ दोनों मंदिर जाने का प्लान करते हैं। बेटे की बात सुनकर सास रसोई में जाती है और घर के धुले सारे बर्तन फिर से सिंक में डाल देती है। थोड़ी देर बाद सास सपना के पास जाती है और बोलती है, महारानी जी, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? इतने सारे रसोई में बर्तन झूठे पड़े हैं, वे कौन धोएगा? तुम्हारी माँ आएगी या तुम्हारे मायके से कोई आएगा? माँ जी, मैंने तो सारा काम कर लिया और सारे बर्तन भी धो लिए। हाँ हाँ, तूने अगर बर्तन धो लिए हैं तो किसी भूत ने बर्तन आकर गंदे कर दिए हैं। अरे जा कर देख, रसोई में बहुत सारे बर्तन पड़े हैं गंदे से। चुपचाप सारा काम कर रसोई का, उसके बाद खाना बनाने की तैयारी कर ले। मैं और अजीत दोनों मंदिर जा रहे हैं, तुझे जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर अजीत पूछे तो बोल देना कि बहुत सारा काम पड़ा है। अच्छा ठीक है, आप चले जाओ, मैं इधर सारा काम कर लेती हूँ। बेचारी सपना अपना मन मार कर रसोई में जाती है और देखती है कि सारे बर्तन गंदे करके सिंक में पड़े हैं। सपना समझ जाती है कि ये सब उसकी सास ने किया है, लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कहती। थोड़ी देर बाद अजीत सपना के पास आता है और बोलता है, ये सब क्या है सपना? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हें नहीं जाना क्या मंदिर? अरे नहीं, तुम चले जाओ माँ जी के साथ। देख रहे हो ना कितना सारा काम पड़ा है, फिर मुझे खाना भी बनाना है। अजीत बार बार सपना को मंदिर जाने के लिए फोर्स कर रहा था, लेकिन सपना जाने को तैयार नहीं थी। अजीत गुस्से में वहाँ से चला जाता है। समय ऐसे ही बीत जाता है। सपना के साथ सपना की सास उस पर बहुत अत्याचार करती, उसे 5 मिनट के लिए भी आराम नहीं करने देती थी। उसे हर काम के लिए टोका करती थी और उसको बार बार काम करवाया करती थी। ऐसे ही एक दिन सपना अपने कमरे में थी, तभी उसकी सास वहाँ आती है और सपना से बोलती है, महारानी, अगर आपका आराम करना खत्म हो गया है तो जाकर दोबारा घर की सफाई कर लो। माँ जी, अभी 10 मिनट हुए हैं घर को साफ किए हुए, अभी तो घर बहुत साफ दिख रहा है। मैंने एक एक कोना चमका दिया है। मैं जितना बोलूं तुझे उतना ही करना है। अगर इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा। अच्छा माँ जी ठीक है, मैं थोड़ी देर में कर देती हूँ। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, बस थोड़ा सा आराम कर लो, उसके बाद मैं ये सब पूरा काम कर दूंगी। कोई आराम नहीं करना है, दोबारा काम करने के लिए उठ खड़ी हो जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ जी सच में मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि मैं यहाँ खड़ी हो पाऊँ, मुझे बहुत बुखार है। अरे मेरे लिए तो तुम मरी जा। तुम जैसी लड़कियों के लिए इस तरह का टॉर्चर ही होना चाहिए, ताकि आगे से तुम लोगों की हिम्मत ना हो सके। इस लव मैरिज को करने के लिए इतना अत्याचार करूंगी तभी तुझे अक्कल आएगी, वरना नागिन की तरह फन फैलाकर मेरे सर पर बैठी रहेगी। तभी वहाँ पर अजीत आ जाता है, पर अजीत अपनी माँ को इस तरह से सपना के ऊपर अत्याचार करते हुए देख लेता है और वे गुस्से में सपना और अपना सामान पैक करने लगता है और कहता है, माँ, अब तुम इस घर में अकेली रहो। अगर तुम्हें इतना ही अमीर और गरीब में फर्क करना है तो अपने लिए अमीर बहू ले आओ कहीं से, वो तुम्हारी सेवा बानी करेगी। अब मैं सपना को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। सपना अजीत को बहुत मना करती है, लेकिन अजीत सपना की बिल्कुल भी नहीं सुनता। दोनों अब घर छोड़कर चले जाते हैं। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। सपना की सास अब अकेले ही घर में रहने लगती है। बहू बेटे के जाने के बाद सपना की सास को बहुत अकेलापन महसूस होता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वे अपनी बहू और बेटे दोनों को फोन करके घर पर बुला लेती है और उनसे माफी मांगती है, जिसके बाद वे सभी लोग मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं।